नमस्कार। आज हम मानव भूगोल के मूल सिद्धांत का अध्याय 4 मानव विकास इसका अध्ययन करेंगे। वृद्धि और विकास शब्द आपके लिए नई नहीं है। आपने अपने चारों ओर देखिए। लगभग प्रत्येक वस्तु जिसे आप देख सकते हैं और बहुत सी जिन्हें आप नहीं देख सकते बढ़ती और विकसित होती है। ये वस्तुएं, पौधे, नगर, विचार, राष्ट्र, संबंध अथवा यहाँ तक कि आप स्वयं भी हो सकते हैं। इसका क्या अर्थ है? क्या वृद्धि और विकास का एक ही अर्थ है? क्या दोनों एक दूसरे के साथ चलते हैं? इस अध्याय में राष्ट्रों और समुदायों के संदर्भ में मानव विकास की अवधारणा की विवेचना की जाएगी। तो आइए हम समझते हैं वृद्धि और विकास क्या है। दोनों एक ही चीज़ें हैं, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। वृद्धि और विकास दोनों समय के संदर्भ में परिवर्तन को इंगित करते हैं। अंतर यह है कि वृद्धि मात्रात्मक और मूल्य निरपेक्ष है। इसका चिन्ह धनात्मक अथवा ऋणात्मक हो सकता है। तो वृद्धि मूलतः धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकती है, पर यह मात्रात्मक और मूल्य निरपेक्ष होती है। इसका अर्थ है कि परिवर्तन धनात्मक और अथवा ऋणात्मक दोनों हो सकते हैं। विकास का अर्थ गुणात्मक परिवर्तन है जो मूल्य सापेक्ष होता है। इसका अर्थ है कि विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक वर्तमान दशा में वृद्धि ना हो। तो विकास का मतलब होता है सीधा सीधा डेवलपमेंट क्या है, और वृद्धि का मतलब होता है ग्रोथ। विकास उस समय होता है जब सकारात्मक वृद्धि होती है। तो इसका भी याद रखना है कि विकास कब होगा, जब सकारात्मक वृद्धि होती है, इसमें नकारात्मकता नहीं होती। तथापि सकारात्मकता वृद्धि से सदैव विकास नहीं होता। विकास उस समय होता है जब गुणवत्ता में सकारात्मक परिवर्तन होता है। उदाहरण के लिए, किसी निश्चित समयावधि में यदि किसी नगर की जनसंख्या 1 लाख से 2 लाख हो जाती है तो हम कहते हैं नगर की वृद्धि हुई। फिर भी यदि आवास जैसी सुविधाएं, मूलभूत सेवाओं की व्यवस्था तथा अन्य विशेषताओं पहले जैसी ही रहती है, तब इस वृद्धि के साथ विकास नहीं जुड़ा हुआ है। तो बिल्कुल स्पष्ट है इसमें चीज़ कि वृद्धि क्या होगी, यहाँ पर मात्रात्मक है। जनसंख्या 1 लाख से 2 लाख हो जाती है, परंतु वहाँ पर किसी भी तरह का विकास नहीं होता। अगर विकास हो जाता है, जैसे सड़क बन जाती है, मकान अच्छे बन जाते हैं, सुविधाएँ वहाँ पर चालू हो जाती हैं, तो उसको कहते हैं विकास हुआ है। ये एक चित्र दिया हुआ है इसमें, बंडा आशय 2004 का और जून 2004 का, दिसंबर 2004 का दिया हुआ है। क्या आप जानते हैं नगरों की वृद्धि भी ऋणात्मक हो सकती है? इस सुनामी प्रभावित नगर के फोटोग्राफ को देखिए। यहाँ पर सुनामी में 2004 में जो जून की स्थिति थी और दिसंबर 2004 की, दोनों में बहुत अंतर है। मकान वहाँ पे एकदम समाप्त हो चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं। यह है कि किसी देश की अर्थव्यवस्था जितनी ज़्यादा बड़ी होती थी उसे उतना ही अधिक विकसित माना जाता था। लेकिन इस वृद्धि का अधिकांश लोगों के जीवन में परिवर्तन से कोई संबंध नहीं था। किसी देश में लोग जीवन की गुणवत्ता का जो आनंद लेते हैं, उन्हें जो अवसर उपलब्ध है और जिन स्वतंत्रताओं का वे भोग करते हैं, विकास के महत्वपूर्ण पक्ष हैं। यह विचार नया नहीं है। पहली बार इन विचारों को 80 के दशक के अंत और 90 के दशक के आरंभ में स्पष्ट किया गया था। इस संबंध में 2 अक्षरीय एशियाई अर्थशास्त्रियों महबूब उल हक और अमर्त्य सेन का कार्य महत्वपूर्ण है। तो ये दोनों बड़े अच्छे मित्र थे, महबूब उल हक और अमर्त्य सेन। महबूब उल हक पाकिस्तान से संबंधित थे, डॉक्टर अमर्त्य सेन अपने भारत से संबंधित हैं। तो मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा किया गया था। डॉक्टर हक ने मानव विकास का वर्णन एक ऐसे विकास के रूप में किया जो लोगों के विकल्पों में वृद्धि करता है और उनके जीवन में सुधार लाता है। तो इनका सीधा सीधा कहना था कि जब तक कि आपके पास विकल्प उपलब्ध नहीं होते, जैसे मान लो आप कोई एक गाड़ी खरीदना चाहते हैं, तो अगर गाड़ी 4 लाख की, तो अगर आप 10 लाख की, जब तक कि आपके पास विकल्प नहीं होगा, तो जब तक कि आपको विकास नहीं माना जाएगा। तो विकल्पों में वृद्धि को ही इन्होंने विकास माना था। इस अवधारणा में सभी प्रकार के विकास का केंद्र बिंदु मनुष्य है। ये विकल्प स्थिर नहीं है बल्कि परिवर्तनशील है। विकास का मूल उद्देश्य ऐसी दिशाओं को उत्पन्न करना है जिनमें लोग सार्थक जीवन व्यतीत कर सकते हैं। सार्थक जीवन केवल दीर्घ नहीं होता, जीवन का कोई उद्देश्य होना भी आवश्यक है। इसका अर्थ है कि लोग स्वस्थ हों, अपने विवेक और बुद्धि का विकास कर सकते हों, वे समाज में प्रतिभागिता करें और अपने उद्देश्यों को पूरा करने में स्वतंत्र हों। दीर्घ स्वस्थ जीवन जीना, ज्ञान प्राप्त कर पाना तथा, चलिए पहले इसको देख लेते हैं। क्या आप जानते हैं
डॉक्टर महबूब उल हक और प्रोफेसर अमर्त्य सेन घनिष्ठ मित्र थे और डॉक्टर हक के नेतृत्व में दोनों ने आरंभिक मानव विकास प्रतिवेदन निकालने के लिए कार्य किया था। इन दोनों दक्षिण एशियाई अर्थशास्त्रियों ने विकास के वैकल्पिक विचार का प्रतिपादन किया। अंतर्दृष्टि और करुणा से ओतप्रोत पाकिस्तानी अर्थशास्त्री डॉक्टर महबूब उल हक ने 1990 ईस्वी में मानव विकास सूचकांक निर्मित किया। उनके अनुसार विकास का संबंध लोगों के विकल्पों में बढ़ोतरी से है ताकि वे आत्मसम्मान के साथ दीर्घ और स्वस्थ जीवन जी सकें। 1990 ईस्वी से संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने वार्षिक मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाशित करने के लिए जिनकी मानव विकास की संकल्पना का प्रयोग किया है। डॉक्टर हक के मस्तिष्क की लोच और एक दायरे से बाहर सोचने की उनकी योग्यता उनके भाषणों में से एक भाषण से चित्रित की जा सकती है, जिसमें शॉ का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा, आज जो वस्तुएं हैं उन्हें देखते हो, पूछते हो क्यों। मैं उन वस्तुओं का स्वप्न लेता हूँ जो कभी नहीं थी और पूछता हूँ ये क्यों नहीं। तो इसका मतलब सीधा सा मतलब है कि अगर मान लो हमारे अंदर इच्छाएँ ज़्यादा हैं, हमारा विकास करने की क्षमता ज़्यादा है, तो हमें उस तरह के सपने देखने चाहिए। वहीं दूसरी ओर नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने विकास का मुख्य ध्येय स्वतंत्रता में वृद्धि, इसका मतलब है परतंत्रता में कमी के रूप में देखा। रुचिकर बात यह है कि स्वतंत्रता में वृद्धि भी विकास लाने वाला सर्वाधिक प्रभावशाली माध्यम है। स्वतंत्रता में वृद्धि का मतलब है कि हमें भी स्वतंत्रता चाहिए, हर चीज़ को खरीदने की, हर चीज़ को पाने की, वो स्वतंत्रता हमारे पास होनी चाहिए। उनका कार्य स्वतंत्रता की वृद्धि में सामाजिक और राजनीतिक संस्थाओं तथा प्रक्रियाओं की भूमिका का अन्वेषण करता है। इन अर्थशास्त्रियों का कार्य मिलकर पत्थर है जो लोगों का विकास पर होने वाली किसी भी चर्चा के केंद्र में लाने में सफल हुए हैं। चलिए अब यहाँ से हम देखते हैं फिर से। दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन जीना, ज्ञान प्राप्त कर पाना तथा एक शिष्ट जीवन जीने के पर्याप्त साधनों का होना मानव विकास के सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष है। अतः संसाधनों तक पहुंच, स्वास्थ्य एवं शिक्षा मानव विकास के केंद्र बिंदु है। इन पक्षों में से प्रत्येक के मापन के लिए उपयुक्त सूचकों का विकास किया गया है। क्या आप ऐसे कई सूचकों के बारे में सोच सकते हैं? प्रायः लोगों में अपने आधारभूत विकल्पों को तय करने की क्षमता और स्वतंत्रता नहीं होती। यह ज्ञान प्राप्त करने की अक्षमता उनकी भौतिक निर्धनता, सामाजिक भेदभाव, संस्थाओं की अक्षमता और अन्य कारणों की वजह से हो सकता है। तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो गरीब हैं, जो निर्धन हैं, जो सामाजिक भेदभाव के शिकार हैं, संस्थाओं की अक्षमताएँ हैं, इस कारण से वो अपने विकल्पों में वृद्धि नहीं कर पाते। इससे दीर्घ और स्वस्थ जीवन जीने, शिक्षा प्राप्ति के योग्य होने और एक शिष्ट जीवन जीने के साधनों को प्राप्त करने में बाधा आती है। लोगों के विकल्प में वृद्धि करने के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुँच में उनकी क्षमता का निर्माण करना महत्वपूर्ण है। यदि इन क्षेत्रों में लोगों की क्षमता नहीं है तो विकल्प भी सीमित हो जाते हैं। तो सीधा से संबंध, अगर विकल्प में अगर वृद्धि करनी है तो हमें एक स्वास्थ्य, मतलब अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए और संसाधनों तक हमको पहुँच हमारी होना चाहिए। उदाहरण के लिए एक अशिक्षित बच्चा डॉक्टर बनने का विकल्प नहीं चुन सकता। सच्ची बात है, अगर 12वीं में अगर बच्चा अगर फेल हो जाता है तो वो डॉक्टर नहीं बन सकता, क्योंकि उसका विकल्प शिक्षा के अभाव में सीमित हो गया है। इसी प्रकार प्राय निर्धन लोग बीमारी के लिए चिकित्सा उपचार नहीं चुन सकते, क्योंकि संसाधनों के अभाव में उनका विकल्प सीमित हो जाता है। तो जो निर्धन है, गरीब है, वो अगर वो बीमार हैं तो अच्छी चिकित्सा सुविधा को प्राप्त नहीं कर पाते। अब ये महत्वपूर्ण टॉपिक है यहाँ पे, मानव विकास के 4 स्तंभ। जिस प्रकार किसी इमारत के स्तंभों का सहारा होता है, उसी प्रकार मानव विकास का विचार भी। अब देखो मानव विकास के 4 स्तंभ कौन कौन से हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण। चारों को फिर अच्छे से ध्यान से सुन लें। समता नंबर 1 पर, सेकंड पॉइंट पर है सतत पोषणीयता, तीसरा उत्पादकता और सशक्तिकरण। अब इनके मतलब जान लेते हैं, इनका अर्थ क्या क्या है। समता का आशय प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध अवसरों के लिए समान पहुंच की व्यवस्था करना है। तो समता का मतलब ये हुआ कि चाहे गरीब हो, निर्धन हो, चाहे किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, तो सभी के लिए जो अवसरों की पहुंच है वो कैसे होनी चाहिए, समान होना चाहिए। लोगों को उपलब्ध अवसर लिंग, प्रजाति, आय और भारत के संदर्भ में जाति के भेदभाव के विचार के बिना समान होना चाहिए। यद्यपि ऐसा ज़्यादातर तो नहीं होता, फिर भी यह लगभग प्रत्येक समाज में घटित होता है। उदाहरण के तौर पर किसी भी देश में यह जानना रुचिकर होता है कि विद्यालय से विरत अधिकांश छात्र किस वर्ग से हैं। तब ऐसी घटनाओं के पीछे कारणों का पता
लगना चाहिए। भारत में स्त्रियां और सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों के व्यक्ति बड़ी संख्या में विद्यालय से विरत होते हैं। तो हमारे देश में अधिकतर सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से जो स्त्रियां हैं या बच्चे हैं गांव के या पिछड़े इलाके के लोग हैं वो पढ़ नहीं पाते। इससे पता चलता है कि शिक्षा तक पहुंचना होना किस प्रकार इन वर्गों के विकल्पों को सीमित करता है। निर्वहन का अर्थ है अवसरों की उपलब्धता में निरंतरता। सतत पोषणीयता मानव विकास के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक पीढ़ी को समान अवसर मिले। तो सतत पोषणीयता का यहाँ पर जो अर्थ निकलता है वो यह है कि अगर हम किसी भी रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम अपने लिए तो करें, साथ में भविष्य के लिए भी बचा कर रखें। जो आने वाली पीढ़ी है उसको भी वो सामान मिलना चाहिए। तो समस्त पर्यावरणीय, वित्तीय एवं मानव संसाधनों का उपयोग भविष्य को ध्यान में रखकर करना चाहिए। इन संसाधनों में से किसी भी एक का दुरुपयोग भावी पीढ़ियों के लिए अवसरों को कम करेगा। बालिकाओं का विद्यालय भेजा जाना एक अच्छा उदाहरण है। यदि एक समुदाय अपनी बालिकाओं को विद्यालय में भेजने के महत्व पर जोर नहीं देता तो युवा होने पर इन स्त्रियों के लिए अनेक अवसर समाप्त हो जाते हैं। तो इसमें साफ दिया हुआ कि जो शिक्षा है वो बालिकाओं को अच्छी मिलनी चाहिए। अगर बालिकाओं को शिक्षा अच्छी नहीं मिलेगी तो आने वाले समय में वो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं हो पाएंगी या उनको नौकरी में या जॉब करने में परेशानी हो सकती है। उनकी वृत्तिका के विकल्पों में तीव्रता से छटनी हो जाएगी और यह उनके जीवन के अन्य पक्षों को प्रभावित करता है। अतः प्रत्येक पीढ़ी को अपनी भावी पीढ़ियों के लिए अवसरों और विकल्पों की उपलब्धता को सुनिश्चित करना चाहिए। अगला पॉइंट इसमें उत्पादकता। यहाँ उत्पादकता का अर्थ मानव श्रम उत्पादकता अथवा मानव कार्य के संदर्भ में उत्पादकता है। लोगों में क्षमताओं का निर्माण करके ऐसी उत्पादकता में निरंतर वृद्धि की जानी चाहिए। अंततः जन समुदाय ही राष्ट्रों के वास्तविक धन होते हैं। इस प्रकार उनके ज्ञान को बढ़ाने के प्रयास अथवा उन्हें बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने में उनकी कार्य क्षमता बेहतर होगी। लास्ट पॉइंट है इसका सशक्तिकरण। तो सशक्तिकरण का अर्थ है अपने विकल्प चुनने के लिए शक्ति प्रदान प्राप्त करना। ऐसी शक्ति बढ़ती हुई स्वतंत्रता और क्षमता से आती है। लोगों को सशक्त करने के लिए सुशासन एवं लोकोन्मुख नीतियों की आवश्यकता होती है। तो सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए समूहों के सशक्तिकरण का विशेष महत्व है। तो सशक्तिकरण का मतलब है कि जो विकल्प हमें चुनना है तो इसके लिए हमें क्या होना चाहिए, धन होना चाहिए या उस तरह की शक्ति होना चाहिए जिससे हम उसको प्राप्त कर सकें। नेक्स्ट है इसमें मानव विकास के उपागम। मानव विकास की समस्या को देखने के लिए अनेक ढंग हैं। कुछ महत्वपूर्ण उपागम है आय उपागम, कल्याण उपागम, न्यूनतम आवश्यकता उपागम और क्षमता उपागम। तो यहाँ पे 4.1 में इनके बारे में दिया हुआ है और इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ आपको बता रहे हैं कि जो क्षमता उपागम है इस उपागम का संबंध प्रोफेसर अमर्त्य सेन से है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर। तो संसाधनों तक पहुँच के क्षेत्र में मानव क्षमता का निर्माण बढ़ते मानव विकास की कुंजी है। अब आता है मानव विकास का मापन। अब ये मानव विकास का मापन कैसे किया जाए, कौन कौन से इसके सूचक होते हैं, इसके बारे में हमको जानकारी होना चाहिए। तो पहले इसमें दिया है कि मानव विकास सूचकांक HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच। तो ये 3 मापदंड दिए हैं इसमें, जिसे प्रमुख क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर देशों का क्रम तैयार करता है। तो सभी देशों की वहाँ के स्वास्थ्य देखा जाता है कि उस देश का स्वास्थ्य लोगों का कैसा है, वहाँ पर शिक्षा कैसी है, किस तरह का एजुकेशन वहाँ पर दी जा रही है और लोगों के संसाधनों तक पहुँच कैसी है। ये 3 सूचक ऐसे हैं जिससे मानव विकास सूचकांक को मापा जाता है। यह क्रम 0 से 1 के बीच के स्कोर पर आधारित होता है जो एक देश मानव विकास के महत्वपूर्ण सूचकों में अपने रिकॉर्ड से प्राप्त करता है। स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए चुना गया सूचक जन्म के समय जीवन प्रत्याशा है। उच्चतर जीवन प्रत्याशा का अर्थ है कि लोगों के पास अधिक दीर्घ और अधिक स्वस्थ जीवन जीने की ज़्यादा अवसर है। तो उच्चतर जीवन प्रत्याशा वहीं पर होगी जहाँ पर अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं होती हैं लोगों के पास में। प्रौढ़ साक्षरता दर और सकल नामांकन अनुपात ज्ञान तक पहुँच को प्रदर्शित करते हैं। पढ़ और लिख सकने वाले वयस्कों की संख्या और विद्यालयों में नामांकित बच्चों की संख्या दर्शाती है कि किसी देश विशेष में ज्ञान तक पहुँच कितनी आसान अथवा कठिन है। संसाधनों तक पहुँच को क्रय शक्ति के संदर्भ में मापा जाता है, अमेरिकी डॉलरों में मापा जाता है। इनमें से प्रत्येक आयाम को 1/3 भारत दी जाती है। मानव विकास सूचकांक इन सभी आयामों को दिए गए भारों का कुल योग होता है।
स्कोर 1 के जितना निकट होता है मानव विकास का स्तर उतना ही अधिक होगा। मतलब 0 से 1 तक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स नापा जाता है। अगर 1 के पास जितना पास में होगा वो उतना ही हाईली ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वहाँ पे ज़्यादा होगा। तो स्कोर 1 के जितना निकट होता है मानव विकास का स्तर उतना ही अधिक होता है। इस प्रकार 0.983 का स्कोर अति उच्च स्तर का, जबकि 0.268 मानव विकास का अत्यंत निम्न स्तर का माना जाता है। मानव विकास सूचकांक मानव विकास में प्राप्तियों का मापन करता है। यह प्रदर्शित करता है कि मानव विकास के प्रमुख क्षेत्रों में क्या उपलब्धि हुई है। फिर भी यह सर्वाधिक विश्वसनीय माप नहीं है। इसका कारण है कि यह सूचकांक वितरण के संबंध में मौन है। मानव गरीबी सूचकांक मानव विकास सूचकांक से संबंधित है। यह सूचकांक मानव विकास में कमी मापता है। यह एक बिना आय वाला माप है। किसी प्रदेश के मानव विकास में कमी दर्शाने के लिए 40 वर्ष की आयु तक जीवित न रह पाने की संभावना, प्रौढ़ निरक्षरता दर, स्वच्छ जल तक पहुंच न रखने वाले लोगों की संख्या और अल्प भार वाले छोटे बच्चों की संख्या सभी इसमें गिने जाते हैं। प्रायः मानव गरीबी सूचकांक मानव विकास सूचकांक की अपेक्षा अधिक कमी उद्घाटित करता है। मानव विकास के इन दोनों मापों का संयुक्त अवलोकन किसी देश में मानव विकास की स्थिति का यथार्थ चित्र प्रस्तुत करता है। मानव विकास को मापने की विधियां निरंतर परिष्कृत हो रही हैं। मानव विकास के विभिन्न तत्वों को ग्रहण करने की न्यूनतम विधि का अनुसंधान हो रहा है। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं। यहाँ पे ये बॉक्स बना हुआ है, इसमें दिया है कि मानव विकास संवर्ग मानदंड और देश। यहाँ पे जो उच्च मानव विकास का स्तर है, मानव विकास सूचकांक का यहाँ पर स्कोर कितना होगा, 0.8 से ऊपर होगा। ऐसे देशों की कुल संख्या कितनी है, 57 है। तो क्वेश्चन में 1 नंबर क्वेश्चन आता है कि उन कितने देशों की संख्या है जो 0.8 से ऊपर है या उच्च मानव विकास स्तर पर है, तो वो कितने हैं, 57। मध्यम में है 0.5 से 0.799 के बीच। ये इन देशों की संख्या कितनी है, 88 है। और जो निम्न मानव विकास सूचकांक के स्कोर हैं जिनका 0.5 से नीचे स्कोर है, वो कितने देश हैं, 32 है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं उच्च सूचकांक मूल्य वाले देश। उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देश वे हैं जिनका स्कोर 0.8 से ऊपर है। मानव विकास प्रतिवेदन 2005 के अनुसार इस वर्ग में 57 देश सम्मिलित हैं। तालिका 4.3 इस वर्ग के देशों दर्शाती है। अब ये 10 देशों की सूची दी हुई है। तो जो नंबर 1 पर है नॉर्वे है, दूसरे पर आइसलैंड है। नॉर्वे को याद रखना है आपको क्योंकि ये नंबर 1 पर पोजीशन पर है और ये पेपर में आ सकता है। दूसरा आइसलैंड है, तीसरा ऑस्ट्रेलिया, लग्जमबर्ग, कनाडा, छठे पे स्वीडन, सातवें पे स्विट्जरलैंड, 8वें पे आयरलैंड, 9वें पे बेल्जियम, 10वें पे संयुक्त राष्ट्र। इसके बाद हम देखते हैं मध्यम सूचकांक मूल्य वाले देश। मानव विकास के मध्यम स्तरों वालों देशों का वर्ग विशालतम है। इस वर्ग में कुल 88 देश हैं। इनमें से अधिकांश देशों का विकास द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की अवधि में हुआ है। इस वर्ग के कुछ देश पूर्वकालिक उपनिवेश थे, जबकि अन्य अनेक देशों का विकास 1990 ईस्वी में तत्कालीन सोवियत संघ के विघटन के पश्चात हुआ है। इनमें से अनेक देश अधिक लोकोन्मुख नीतियों को अपनाकर तथा सामाजिक भेदभाव को दूर करके तेजी से अपने मानव विकास कोर्स में सुधार कर रहे हैं। इनमें से अधिकांश देशों में उच्चतर मानव विकास के स्कोर वाले देशों की तुलना में सामाजिक विविधता अधिक पाई जाती है। इस वर्ग के अनेक देशों ने अपने अभिनव इतिहास में राजनीतिक अस्थिरता और सामाजिक विद्रोह का सामना किया है। अब आता है निम्न सूचकांक वाले देश। तो मानव विकास के निम्न स्तरों वाले देशों की संख्या कितनी है, 32 है। और इनका कारण क्या है, यहाँ पर राजनीतिक उपद्रव है, गृह युद्ध हुआ, यहाँ पर छोटे देश हैं अधिकतर, यहाँ पर विकास कम है। सामाजिक अस्थिरता, अकाल, बीमारी और अधिक घटनाओं के दौर से गुजर रहे हैं। सुविचारित नीतियों के माध्यम से इस वर्ग के देशों की मानव विकास की आवश्यकताओं के संसाधनों की तत्काल आवश्यकता है। मानव विकास की अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं कुछ अत्यंत रुचिकर परिणाम दर्शाती है। प्रायः लोग मानव विकास के निम्न स्तरों के लिए लोगों की संस्कृति को दोष देते हैं। उदाहरण के लिए क देश में मानव विकास इसलिए कम हुआ क्योंकि ख धर्म का अनुसरण करते हैं या ग समुदाय के हैं। ऐसे वक्त भ्रांतिपूर्ण है। 1% मानव विकास के निम्न अथवा उच्च स्तर क्यों दर्शाए जाते हैं, यह समझने के लिए सामाजिक सेक्टर पर सरकारी व्यय के प्रतिरूप को देखना या जानना महत्वपूर्ण है। देश का राजनीतिक परिवेश तथा अन्य लोगों को उपलब्ध स्वतंत्रता भी महत्वपूर्ण है। मानव विकास के उच्च स्तरों वाले देश सामाजिक सेक्टरों में अधिक निवेश करते हैं और राजनीतिक उपद्रव और अस्थिरता से प्रायः
स्वतंत्र होते हैं, इन देशों में संसाधनों का वितरण भी अपेक्षाकृत समान है। दूसरी ओर मानव विकास के निम्न स्तरों वाले देश सामाजिक सेक्टरों के बजाय प्रतिरक्षा पर अधिक व्यय करते हैं। तो जो निम्न स्तर वहीं पर है, वहाँ पर अधिकतर क्या होता है, सामाजिक सेक्टरों पर अपना कम खर्च करते हैं और अपनी प्रतिरक्षा मतलब अपनी सुरक्षा के लिए अधिक वहाँ पर खर्च करना पड़ता है, जिस कारण से वहाँ पर सामाजिक सुधार नहीं हो पाता। यहाँ पे थोड़ी सी महत्वपूर्ण आपको बात बता रहे हैं कि भूटान विश्व भर में एकमात्र ऐसा देश है जिसने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता मतलब ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस को अपना आधार बनाया है। वहाँ पे HDI नहीं होती, वहाँ पे GNH होता है, को अधिकारित रूप में देश की उन्नति के माप के रूप में घोषित किया है। तो ये चैप्टर आपको संभव है कि समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट चैप्टर 5 हम लोग लेंगे। इसके क्वेश्चन आंसर आप लोगों को कर लेने हैं। ये 30 शब्दों वाले जो कुछ प्रश्न हैं, मानव विकास के 3 मूलभूत क्षेत्र कौन से हैं, मानव विकास के 4 प्रमुख घटकों के नाम लिखिए, मानव विकास सूचकांक के आधार पर देशों का वर्गीकरण